हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। तिरुफॉल में पिकनिक मनाने गए 3 भाइयों की डूबने से मौत। रांची के बुढ़मू प्रखंड के तिरुफॉल में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां डूबने से 3 युवकों की मौत हो गई। घटना शुक्रवार 11 बजे की है। बताया जा रहा है कि तीनों तिरुफॉल में पिकनिक मनाने गए थे। इसी दौरान सभी नहाने के लिए पानी में गए और निकल नहीं पाए, जिस कारण तीनों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों को जानकारी मिलने के बाद गोताखोरों को बुलाया गया। इसके बाद सभी के शव को बाहर निकाला गया। पुलिस को भी घटना की सूचना दे दी गई थी। पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार तीनों भाई थे। इनमें आशीष कुमार, अंकुर कुमार और दीपक गिरी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि सभी लोग चान्हो के करकट गांव निवासी थे। सभी की उम्र 20 से 25 साल के लगभग बताई जा रही है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि पहले आशीष पानी में डूब रहा था। उसे बचाने के लिए अंकुर और दीपक भी पानी में उतर गए। आशीष को बचाने के दौरान तीनों की ही डूबकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आशीष इंजीनियर था और दिल्ली में रहकर नौकरी कर रहा था। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। पारा शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट देने के नियम को किया खत्म। झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर दायर याचिका पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पारा शिक्षकों को क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट देना सही नहीं है। इसी के साथ अदालत ने क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट देने के नियम को खत्म कर दिया है। बता दें कि कृष्ण कुमार हल्दर की ओर से भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी। इससे पहले कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। यह मामला चीफ जस्टिस और जस्टिस दीपक रोशन की बेंच में सुना गया। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शुभम कुमार मिश्रा, कुमार पवन और शिवम उत्कर्ष सहाय ने पक्ष रखा। जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल और राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता राहुल साबू ने अपनी दलीलें पेश की। हाईकोर्ट के इस फैसले से भर्ती प्रक्रिया में शामिल पारा शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब उन्हें क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट नहीं मिलेगा। हाईकोर्ट के इस फैसले से झारखंड में 26,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को बड़ा असर डाल सकता है। सीएम के निर्देश के बाद भी नहीं हो रही जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा, छात्रों की बढ़ी नाराजगी। बीजेपी ने कही ये बात। जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद भी परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं किए जाने पर सवाल उठने लगे हैं। हेमंत सोरेन के लगातार दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद उन्होंने पहली कैबिनेट बैठक में जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर निर्देश दिए थे। सीएम ने लंबित परीक्षा का परिणाम 31 दिसंबर से पहले घोषित करने और नए साल 2025 में होने वाले प्रतियोगिता परीक्षा का कैलेंडर जारी करने का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद छात्रों में उम्मीद जगी कि आयोग द्वारा परीक्षा निर्धारित समय पर अब होगी, मगर उनकी उम्मीदों पर पानी तब फिरने लगा जब जनवरी के 17 तारीख बीतने के बाद भी जेपीएससी को ना तो अध्यक्ष मिला और ना ही परीक्षा कैलेंडर जारी हुए। ऐसे में छात्र सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा करने लगे हैं। जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे अभिषेक कुमार कहते हैं कि जब मुख्यमंत्री के घोषणा का भी पालन नहीं किया जाता हो, वहां आयोग से क्या उम्मीद की जा सकती है। आयोग के पास ना तो अध्यक्ष है और न ही कोई विद्यार्थियों के लिए परीक्षा कैलेंडर। मुख्यमंत्री ने सत्ता संभालने के बाद पहले कैबिनेट में परीक्षा कैलेंडर को लेकर निर्णय लिया, जिसका पालन अब तक नहीं हो पाया है। जेपीएससी जेएसएससी के द्वारा परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं होने पर उठ रहे सवाल के बीच विपक्ष हमलावर हो गया है। रांची विधायक सीपी सिंह सरकार के कामकाज पर सवाल खड़ा करते हुए कहते हैं कि मुख्यमंत्री कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जब तक जेपीएससी जेएसएससी को दलालों से दूर नहीं रखा जाएगा, तब तक यहां छात्रों की परेशानी बनी रहेगी।
सरकार को चाहिए कि दोनों आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा में पारदर्शिता हो, जिससे छात्रों को कोई परेशानी ना हो। इस संबंध में राज्यसभा सांसद महुआ माजी से पूछा गया तो वह जवाब देने से कतराती नजर आई। हजारीबाग में एसीबी ने घूस लेते पंचायत सचिव को किया गिरफ्तार। अबुआ आवास के लिए मांग रहा था रिश्वत। हजारीबाग जिले में एसीबी ने कार्रवाई की है। एसीबी की टीम ने पंचायत सचिव को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। पंचायत सचिव का नाम दीपक दास है। वह अबुआ आवास योजना के नाम पर लाभुक से रिश्वत ले रहा था। बता दें कि हजारीबाग में एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए पंचायत सचिव दीपक दास को घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पंचायत सचिव ने अबुआ आवास योजना के तीसरी किस्त की अदायगी के लिए लाभुक से घूस मांगा था। दरअसल चमेली देवी को अबुआ आवास योजना का लाभ मिला था। उन्हें 2 किस्तों में 80,000 रुपया मिल चुका था। तीसरे किस्त के लिए 11,000 रुपया घूस की मांग की गई थी। चमेली देवी ने इसकी सूचना एसीबी को दी। एसीबी ने शिकायत के सत्यापन के बाद रंगे हाथ पंचायत सचिव दीपक दास को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद विभाग आगे की कार्रवाई कर रहा है। वर्ष 2025 का यह पहला ट्रैप है। बता दें कि चमेली देवी ग्राम कारगालो, पोस्ट अचलजामो, थाना विष्णुगढ़, हजारीबाग की निवासी हैं। पंचायत सचिव दीपक दास ने उनसे तीसरी किस्त देने के लिए 11,000 का घूस मांगा था और कहा था कि जब तक घूस की रकम नहीं देंगी, तीसरी किस्त की रकम नहीं आएगी। चमेली देवी घूस देना नहीं चाहती थी और उसने भ्रष्टाचार निरोधक दस्ता को कार्रवाई को लेकर आवेदन दिया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि 8 जनवरी को मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने आदेश दिया था कि पंचायत सचिव ही अबुआ आवास का जियो टैग करेंगे। कंबल की घटिया आपूर्ति पर बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार को घेरा। कहा, हर खरीदारी में हो रहा भ्रष्टाचार। झारखंड राज्य में कंबल आपूर्ति का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा कई स्थानों पर निम्न स्तर के कंबल आपूर्ति किए जाने का मामला प्रकाश में आने के बाद पूर्व मंत्री सरयू राय के बाद अब बाबूलाल मरांडी ने भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि वर्तमान की झारखंड सरकार में हर खरीदारी में भ्रष्टाचार शामिल है। रांची के रिम्स में महिला के साथ दुष्कर्म, आरोपी सैफ जवान गिरफ्तार। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में एक महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। दुष्कर्म का आरोपी रिम्स की सुरक्षा में तैनात सैफ का जवान ही निकला, जिसे बरियातू पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रांची के रिम्स अस्पताल में चतरा की रहने वाली एक महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। महिला के साथ रिम्स में सुरक्षा में तैनात एक सैफ के जवान ने ही दुष्कर्म किया है। आरोपी सैफ जवान संतोष कुमार बारला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रिम्स से मिली जानकारी के अनुसार चतरा की रहने वाली 20 वर्षीय महिला अपने एक परिजन का इलाज करवाने के लिए रिम्स अस्पताल आई हुई थी। गुरुवार की रात वह रिम्स में ही दवा लेने गई थी। इसी दौरान सैफ जवान संतोष बारला ने उसे अकेले पाकर पकड़ लिया और रिम्स के 4थे माले पर एक सुनसान जगह पर ले गया। वहीं पर उसने महिला के साथ जबरदस्ती की और फिर महिला को धमकी दी कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो उसे जान से मार दिया जाएगा। शुक्रवार की सुबह महिला ने पहले अपने परिजनों को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद वह बरियातू थाने पहुंची और आरोपी सैफ जवान के खिलाफ मामला दर्ज कराया। मामले की जानकारी मिलते ही बरियातू पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सैफ जवान संतोष कुमार बारला को गिरफ्तार कर लिया। आईएएस अफसर के बेटे के 3 जन्म प्रमाण पत्र बनने पर बवाल, नगर निगम ने मांगी जांच रिपोर्ट। झारखंड के आईएएस अधिकारी राजीव रंजन के बेटे के जन्मतिथि और जन्मस्थान को लेकर पासपोर्ट कार्यालय में गहरे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दरअसल राजीव रंजन ने पासपोर्ट के लिए अपने बेटे का जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया, लेकिन बाद में उस प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि में बदलाव करने का आवेदन दिया।
पासपोर्ट कार्यालय ने इस मामले को अत्यधिक गंभीर मानते हुए रांची नगर निगम से पत्राचार किया। बता दें कि यह मामला तब सामने आया जब राजीव रंजन ने अपने बेटे की जन्मतिथि में बदलाव के लिए पासपोर्ट कार्यालय में आवेदन दिया। पासपोर्ट कार्यालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर निगम से संबंधित दस्तावेजों की मांग की है ताकि इस विवाद का समाधान किया जा सके। रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने दिया निर्देश, 20 जनवरी तक पूरा करे ट्रिपल टेस्ट सर्वे, बीएलओ को दिया गया जिम्मा। रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने गुरुवार को अपने कार्यालय कक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ट्रिपल टेस्ट सर्वे को लेकर रिव्यू मीटिंग की। इस दौरान अरगोड़ा शहर, बड़गाई, हेहल, नामकुम, नगड़ी एवं बुंडू के अंचल अधिकारी को ये निर्देश दिया कि 20 जनवरी 2025 तक डोर टू डोर सर्वे एवं डेटा एंट्री का काम पूरा किया जाए। बता दें कि नगर निकाय चुनाव से पहले राज्य सरकार द्वारा ट्रिपल टेस्ट कराकर वार्ड वाइज एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल मतदाताओं का जनगणना कराया जा रहा है। शहरी अंचल अधिकारी ने इसकी जिम्मेदारी बीएलओ को दिया है। इन्हें बूथवार मतदाताओं की संख्या को निर्धारित कैटेगरी में वर्गीकरण कर रिपोर्ट सौंपना है। इस बैठक में ये भी बताया गया है कि बीएलओ द्वारा जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी उसे 20 जनवरी को डीपीआरओ को भेजना है ताकि नगर निकाय चुनाव कराने की दिशा में राज्य सरकार आगे बढ़ सके। बीते दिन हाईकोर्ट ने शहरी निकाय चुनाव कराने को लेकर राज्य सरकार को फटकार भी लगाई थी। हाईकोर्ट के तरफ से कहा गया था कि बिना ट्रिपल टेस्ट के भी चुनाव कराया जा सकता है। वहीं कोर्ट ने 4 महीने के अंदर चुनाव कराने का निर्देश भी दिया था। अबुआ और प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी शिकायतें अब ग्रामीण विकास विभाग को इस नंबर पर करें। ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा, अबुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास और अन्य योजनाओं को लेकर शिकायत और उनके समाधान के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। यह हेल्पलाइन नंबर 1803134242 है। विभाग ने जनता से अनुरोध किया है, आम नागरिकों को अगर इन योजनाओं से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वे इस हेल्पलाइन नंबर का उपयोग कर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। गौरतलब है कि ग्रामीण विकास विभाग की यह पहल नागरिकों को उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान प्रदान करने के लिए की गई है। विभाग का मानना है कि इस हेल्पलाइन के माध्यम से योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सकेगा। यह कदम ग्रामीण इलाकों में सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और जनता की समस्याओं के समाधान में मदद करेगा। विभाग के अधिकारियों ने कहा कि इस हेल्पलाइन नंबर पर कोई भी नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के अधिकारों की रक्षा करने और उनकी समस्याओं को शीघ्र सुलझाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाई कोर्ट ने खरकई डैम और रिंग रोड के निर्माण को लेकर दायर जनहित याचिका की खारिज, हस्तक्षेप से किया इंकार। झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को 2 जनहित याचिकाओं में अपना फैसला सुनाया और दोनों ही याचिकाओं को खारिज कर दिया। पहली याचिका, खरकई डैम प्रोजेक्ट। संतोष कुमार सोनी द्वारा दायर जनहित याचिका में सरायकेला के खरकई डैम प्रोजेक्ट में 6,000 करोड़ से अधिक राशि खर्च किए जाने के बाद राज्य सरकार द्वारा इसे बंद करने पर आपत्ति जताई गई थी। प्रार्थी का कहना था कि 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च करने के बाद वर्ष 2020 में एक पत्र के जरिए इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया, जबकि इसके लिए जमीन का अधिग्रहण भी हो चुका था और विस्थापितों के लिए नया बसावट स्थल भी तैयार किया गया था। इस पर कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। दूसरी याचिका, धनबाद में रिंग रोड निर्माण। अजय नारायण लाल द्वारा दायर दूसरी जनहित याचिका में धनबाद में प्रस्तावित रिंग रोड के निर्माण कार्य की स्थिति पर सवाल उठाए गए थे। प्रार्थी ने बताया कि 16 मई 2011 को राज्य सरकार ने धनबाद में रिंग रोड बनाने के लिए अधिसूचना जारी की थी और झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण को निर्माण कार्य की जिम्मेदारी दी थी। हालांकि
13 वर्षों के बाद भी रिंग रोड का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया, जबकि इसके लिए जमीन का अधिग्रहण भी किया गया और 76 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इस याचिका को भी हाई कोर्ट ने जेएमएम ने दुमका, धनबाद और हजारीबाग को छोड़कर सभी जिलों की समितियां भंग की। नई लिस्ट जारी। झामुमो की ओर से एक पत्र जारी किया गया है। जारी पत्र में पार्टी की केंद्रीय समिति ने दुमका, धनबाद और हजारीबाग जिलों को छोड़कर राज्य के अन्य सभी जिलों की समितियों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। इसमें जिला स्तर से लेकर बूथ स्तर तक की सभी समितियां को भंग करने का निर्णय लिया गया है। यह पत्र झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने शुक्रवार को जारी किया है। समितियों के भंग होने के साथ ही इन जिलों के संयोजक मंडल का पुनर्गठन भी किया गया है। यह कदम पार्टी की कार्यशैली को मजबूत बनाने और आगामी चुनावों में बेहतर प्रदर्शन के लिए उठाया गया है। अब भंग की गई समितियों के स्थान पर नए संयोजक और कार्यकर्ता नियुक्त किए जाएंगे, जो संगठन को नया दिशा देने के लिए जिम्मेदार होंगे। पार्टी के सूत्रों के अनुसार यह निर्णय संगठनात्मक सुधार और कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। जल्द ही इन जिलों में नए संयोजक और कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी। आरपीएफ ने पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से गांजे की खेप को किया बरामद, तस्कर हुआ फरार। कोडरमा जिला कोडरमा में आरपीएफ ने ऑपरेशन नार्कोस के तहत पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से भारी मात्रा में गांजे की खेप को बरामद किया गया है। आरपीएफ प्रभारी दीपक कुमार आरपीएफ जवानों के साथ कोडरमा स्टेशन व यहां पर रुकने वाली ट्रेन में प्रतिबंधित सामानों के परिवहन की रोकथाम के लिए निगरानी कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने गांजे की खेप को पकड़ा। कोडरमा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर अब पूरी नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का आगमन हुआ, जिसके दिव्यांग बोगी के बाथरूम के दरवाजे के पास से संदिग्ध अवस्था में एक लावारिस बैग देखा गया। जब उक्त बैग के बारे में कोच में बैठे यात्रियों से पूछताछ की गई तो किसी भी यात्री ने उस बैग पर अपना दावा पेश नहीं किया गया। इसके बाद वहीं पर यात्रियों के बीच बैग को जब खोल कर देखा गया तो उसमें 2 प्लास्टिक में रखा हुआ गांजे का पैकेट पाया गया। आरपीएफ प्रभारी दीपक कुमार ने बताया कि बरामद लावारिस बैग को रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट कोडरमा लाया गया है, जहां दंडाधिकारी की मौजूदगी में बरामद गांजे के दोनों पैकेट को वजन किया गया, जिसका वजन लगभग 6 किलो पाया गया। आरपीएफ प्रभारी दीपक कुमार ने बरामद गांजे की अनुमानित कीमत 60,000 रुपये बताई है। उन्होंने बताया कि बरामद गांजे को अग्रिम कानूनी कार्रवाई के लिए जीआरपी कोडरमा को सुपुर्द कर दिया गया है। लोहरदगा के पाउंस हाई स्कूल में 15 कंप्यूटर की चोरी, गैस कटर से गेट काट घटना को दिया अंजाम। लोहरदगा के प्लस 2 लाल बहादुर शास्त्री हाई स्कूल भंडरा से चोरों ने गैस कटर का इस्तेमाल कर 15 कंप्यूटर चोरी कर लिए हैं। मामले को लेकर प्रभारी प्रिंसिपल अजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि चोरों ने विद्यालय में लगे लेनोवो आइसर कंपनी के 15 कंप्यूटर सेट के अलावे कंप्यूटर में लगे सीपीयू, बैटरी, इन्वर्टर और 4 प्रिंटर की चोरी की है। घटना की सूचना मिलने के बाद भंडरा थाना प्रभारी अरविंद कुमार सिंह दल बल के साथ घटनास्थल पहुंचकर जायजा लिया। उन्होंने मौके पर कहा कि चोरों ने दीवार काटकर और गैस कटर का इस्तेमाल कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। जो भी घटना में शामिल है जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। केंद्र सरकार ने शुरू की पीएम आवास योजना 2.0 नियमों में किए गए बदलाव, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की शुरुआत कर दी है, जिसमें इस बार कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। नई गाइडलाइन के अनुसार अब सालाना 9 लाख रुपए तक कमाने वाले लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। नगर विकास विभाग ने धनबाद नगर निगम को गाइडलाइन जारी करते हुए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार की इस योजना का उद्देश्य शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराना है। 4 साल बाद फिर से शुरू की गई इस योजना के तहत
झारखंड सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने नगर आयुक्त को पत्र लिखकर लाभार्थियों से ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन लेने का आदेश दिया है। आवेदन के बाद एक्नॉलेजमेंट रसीद के साथ सभी दस्तावेज नगर निगम कार्यालय में जमा करने होंगे। सलीमा टेटे को अर्जुन पुरस्कार मिलने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी ने दी बधाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे को हॉकी खेल में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार 2024 फीट से सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सलीमा टेटे को बधाई दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित झारखंड की बेटी और प्रतिभावान हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। आप अपने उम्दा खेल और नेतृत्व से हॉकी के क्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित करें, यही कामना करता हूं। आज पुरस्कार पाने वाले अन्य सभी खिलाड़ियों को भी अनेक अनेक बधाई और जोहार। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन की तबीयत हुई खराब, जमशेदपुर के टाटा मेन हॉस्पिटल में हुए भर्ती। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें जमशेदपुर के टीएमएच में भर्ती कराया गया है। पिछले कुछ दिनों से चंपाई सोरेन की तबीयत ठीक नहीं थी और वे कमजोरी महसूस कर रहे थे। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें जमशेदपुर के टाटा मेन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार ने बताया कि हॉस्पिटल में वे डॉक्टर की निगरानी में हैं और उनका इलाज चल रहा है। उन्हें पिछले कुछ दिनों से लगातार लूज मोशन की शिकायत थी। घरेलू उपचार के बाद भी जब तबीयत में सुधार नहीं हुआ तो उन्हें टीएमएच में भर्ती कराया गया। अस्पताल में उनके साथ उनके छोटे बेटे बाबूलाल सोरेन भी मौजूद हैं। वहीं जैसे ही चंपाई सोरेन के समर्थकों को पता चला कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वे लोग अस्पताल पहुंचने लगे। पूर्व मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार चंचल गोस्वामी ने बताया कि उनकी तबीयत में सुधार हो रहा है। जब तक वे पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाएंगे तब तक उन्हें अस्पताल में भर्ती रखा जाएगा। योजनाओं की धीमी गति देख केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जताई नाराजगी, लगाए राज्य सरकार पर आरोप। कोडरमा जिले में आयोजित दिशा की बैठक में योजनाओं की समीक्षा के बाद केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार पर केंद्र प्रायोजित योजनाओं में अनदेखी का आरोप लगाया है। समाहरणालय सभागार में शुक्रवार को मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक हुई, जिसमें कोडरमा विधायक डॉ नीरा यादव और बरकट्ठा विधायक अमित कुमार यादव समेत जिले के डीसी, एसपी और अन्य आला अधिकारी और पंचायत प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में जिले में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई, जिसकी प्रगति रिपोर्ट देख मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नाराजगी जाहिर की। बैठक के दौरान उन्होंने कई अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर उन्हें फटकार भी लगाई और योजना की प्रगति को लेकर दिशा निर्देश भी दिए। मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि इस सरकार में अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। अंचल में सीओ की कार्यशैली के कारण लोगों का काम नहीं हो पा रहा है और लोग परेशान हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राज्य की जनता का भला नहीं चाहती है, बल्कि ठेकेदारों को लाभ पहुंचाना राज्य सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि जांच के नाम पर कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का कार्य अधर में लटका हुआ है। यूजीसी रेगुलेशन का पालन नहीं करने पर 3 विश्वविद्यालय को पीएचडी डिग्री देने पर रोक लगी। पीएचडी नामांकन व डिग्री देने में यूजीसी रेगुलेशन का पालन नहीं करने पर 3 विश्वविद्यालयों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने इस मामले में राजस्थान के 3 विश्वविद्यालय जिनमें ओपीडीएस विश्वविद्यालय चुरू, सनराइज विवि अलवर तथा सिंघानिया विवि झुंझुनू शामिल हैं। यूजीसी ने इन तीनों विवि को डिग्री अवार्ड देने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। साथ ही अगले 5 वर्ष तक पीएचडी नामांकन लेने पर रोक लगा दी है।
तीनों विवि अब सत्र 2025-26 से 2029-30 तक नामांकन नहीं ले सकेंगे। यूजीसी के सचिव प्रो मनीष जोशी ने कहा कि इन विश्वविद्यालय ने यूजीसी रेगुलेशन का उल्लंघन किया तथा एकेडमिक नॉर्म्स का पालन नहीं किया गया। इस संबंध में यूजीसी द्वारा जांच कराई गई। जांच में इसकी पुष्टि होने पर संबंधित विश्वविद्यालय को नोटिस भेजकर जवाब भी मांगा गया, लेकिन किसी भी विवि का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके बाद ही यूजीसी ने यह कार्रवाई की है। प्रोफेसर जोशी ने विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों से अपील की है कि वे इन तीनों विश्वविद्यालय में पीएचडी कोर्स में नामांकन नहीं लें। जेएसी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल कल होगा पूरा, पड़ सकता है बोर्ड परीक्षा पर असर। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल 18 जनवरी को समाप्त हो जाएगा। दोनों की नियुक्ति वर्ष 2022 में हुई थी। जानकारी हो कि जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जैक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार कर शिक्षा मंत्री को भेज दिया है। संभावना है कि अगले सप्ताह तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अगर अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी होती है तो आगामी बोर्ड परीक्षाएं प्रभावित हो सकती हैं। झारखंड में 28 जनवरी से कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है। इसके बाद कक्षा 9वीं की परीक्षा होगी। वहीं 11 फरवरी से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा प्रस्तावित है। परीक्षा से जुड़े गोपनीय कार्यों की जिम्मेदारी जैक अध्यक्ष के पास होती है। ऐसे में अगर समय पर नियुक्ति नहीं हुई तो परीक्षा प्रक्रिया में दिक्कतें आ सकती हैं। बता दें कि वर्ष 2021 में भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति में 4 महीने की देरी हुई थी। सितंबर 2021 में कार्यकाल समाप्त होने के बाद जनवरी 2022 में नई नियुक्ति हुई थी। इसी वजह से 2022 की मैट्रिक और इंटर परीक्षा की प्रक्रिया में बदलाव करना पड़ा था। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का बीजेपी पर निशाना, कहा जनता ने रघुवर दास को नकारा। शुक्रवार को कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की लोहरदगा के भौंरो गांव में शहीद पांडेय गणपत राय जयंती समारोह में शामिल होने पहुंची थी। यहां उन्होंने बीजेपी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि रघुवर दास को जनता ने पहले ही नकार दिया था और बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस दौरान शिल्पी ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी फिलहाल बाउंड्री लाइन पर खड़ी है, ऐसा न हो कि वे यहां से भी बाहर हो जाएं। बताया जा रहा है कि इस समारोह में कृषि मंत्री ने मनिया सम्मान योजना पर बीजेपी द्वारा उठाए जा रहे सवालों का भी जवाब दिया। शिल्पी ने कहा कि जनता ने इस योजना में विश्वास जताया है। बीजेपी को इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि योजना के लिए पैसा कहां से आएगा, बल्कि उन्हें यह सोचना चाहिए कि केंद्र के पास राज्य का जो 1,36,000 करोड़ रुपए का बकाया है, उसे कैसे वापस लाया जाए। फ्लाईओवर की रेलिंग से टकराकर अनियंत्रित बाइक दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में 2 युवकों की मौत। झारखंड के जामताड़ा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां बोधमा फ्लाईओवर की रेलिंग से टकराकर बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। घटना गुरुवार देर रात की है। हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों की पहचान शहडाल के मंगलपाड़ा गांव के रहने वाले 20 वर्षीय अजय हेम्ब्रम और किनुड़िया गांव के रहने वाले 20 वर्षीय मस्तान टुडू के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार से जामताड़ा की ओर जा रही बाइक जब बोधमा फ्लाईओवर पर पहुंची तो अनियंत्रित होकर रेलिंग से जा टकराई। इस टक्कर के बाद बाइक सवार दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों युवकों ने हेलमेट नहीं पहना था। इस मामले में जानकारी दी गई कि शुक्रवार यानी आज दोनों शवों का पोस्टमार्टम जामताड़ा में कराया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक घटना के समय दोनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर गुरुवार रात करीब 11 बजे फ्लाईओवर से जा रहे थे। देर रात दुर्घटना होने के कारण हादसे के बाद काफी देर तक दोनों सड़क पर ही पड़े रहे। कुछ देर बाद रास्ते से गुजर रहे लोगों ने घटना की जानकारी आसपास के लोगों को दी।
इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब कर लें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले न्यूज में।